उधर जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, ये लो, मजे से लंच करना। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अकरम के कैबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे आया और उसकी आंखें चाहत को ढूंढने लगी। उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। अभिनव उसके पास पहुंचा तो चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभिनव ने उससे कहा, चले। दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा। चाहत ने उसे देखा और एक पल के बाद बोली, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? चाहत इस बात का जवाब देने वाली थी, बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी कि इतने में वेटर उन दोनों की बातों के बीच खलल डालने के लिए आ गया। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया, लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, तो तुम क्या करते हो? मैं एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। अच्छा, ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? अभिनव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि चाहत आगे कोई सवाल करती, इतने में एक लड़का चाहत के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो गॉर्जियस। चाहत ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सा लड़का फॉर्मल्स पहनकर उसके पास खड़ा था। जैसे उसकी नजर चाहत से मिली तो उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नीयत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ गया था कि वो किस नीयत के साथ यहाँ खड़ा था। ऐसे में उसने भी लड़के को टालने के लिए गंभीरता से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो पहले ही मेरे साथ डेट पर है। उस आदमी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। पर चलो, अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूं, निकल लो। ये सुनकर अभिनव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी वेल टू डू फैमिली से आती हो। डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें इस तरह के लड़कों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तुझसे किसी ने कहा ज्ञान देने को? अभिनव ने बीच में आते हुए कहा। उस लड़के ने अभिनव को घूरते हुए देखा और फिर से चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम प्लीज मेरे साथ आओ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वैसे भी यू डोंट डिजर्व टू बी विद सच डाउन मार्केट बॉयज, जिनके बापू ने उन्हें पैदा कर करके छोड़ दिया हो। साले! अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। जैसे वो अभिनव के बाप पर गया तो इतने में अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! हर कोई अभिनव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसने ना सिर्फ उस लड़के को कॉलर से पकड़ा, बल्कि उसे घसीट कर दूर लाया और उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। क्या कहा तूने? मेरे बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया, यही सिखाया तुझे तेरे बाप ने? यही सिखाया है? अभिनव ने ये कहा और उस आदमी को दनादन पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसके मुंह से खून निकलकर उसके कपड़ों पर गिरने लगा था, लेकिन अभिनव का हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे मारता जा रहा था। चाहत भी अभिनव का ये रूप देखकर घबरा गई थी। अरे उसे मार ही डालोगे क्या? इतने में भीड़ में से कुछ लोगों की आवाजें आई। अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ऐसे में उसने हांफते हुए उसे छोड़ दिया। वो लड़का खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था।
अभिनव को जब होश आया तो उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो लड़का चाहत को परेशान करता रहता। अभिनव पलटा और चाहत को देखने लगा। चाहत दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अभिनव को एक तरह की शांति नजर आ रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी अभिनव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और उसने अभिनव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़का उसे मारने के लिए खड़ा था, पर इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसे कोहनी से झटका दिया और वो नीचे गिर गया। हर कोई अभिनव के फोटो खींच रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। अभिनव को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो यहाँ से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो निकल पाता, इतने में पीछे से आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई मछली बाजार नहीं है, एक रेप्यूटेड होटल है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर की थी। होटल की ऐसी हालत देखकर मैनेजर का दिमाग खराब हो गया था। इससे पहले कि अभिनव उसे अपनी तरफ से कुछ समझा पाता, वो मार खाया हुआ लड़का गिड़गिड़ाते हुए मैनेजर के पास आया और रोते हुए बोला, इस आदमी ने देखो मुझे कितना मारा है, इसने मेरी नाक तोड़ दी, ये देखो। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। बाकी लोग भी अभिनव को देख रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर के ऊपर हाथ उठाने की? क्योंकि इस आदमी ने हम लोगों को परेशान किया। मैं इसे मुंह नहीं लगाना चाहता था, फिर भी ये मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था और इसने मेरे पिता के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। बस इतनी सी बात पे तुमने इनके साथ इतना कुछ कर दिया? अभी के अभी माफी मांगो इनसे। मैं इससे माफी मांगू? इससे कहो कि ये मुझसे माफी मांगे। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बिना माफी मांगे मैं तुझे इस होटल से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा, उस आदमी ने कहा जिसे अभिनव ने मारा था। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं है, इस आदमी की है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थे, पर ये आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों को बता दी। मैनेजर ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोला, क्या ये सही है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर फिर से चाहत की तरफ पलटा और बोला, जो भी हो मैडम, पर इससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे ये कार्ड किसने दिया है? इस पर लिखा नाम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है। भीड़ में से किसी ने अभिनव की बात का समर्थन करते हुए कहा। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले कार्ड को और बाद में अभिनव को देखे जा रहा था। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। उसने अभिनव से कुछ बोलने की कोशिश भी की, लेकिन उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। अगर अकरम को इस बारे में पता चल जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। जब अभिनव ने देखा कि मैनेजर के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, तो उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी माँ के पास जा और उनसे सीख के लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। इतना कहते ही अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये तो जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। चाहत उसकी पहचान जानने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। अगर वो उसे जरा सा मौका दे देता तो वो लपकने में देर नहीं करती। अब अभिनव को भूख लग रही थी, लेकिन वो चाहत से खाने के बारे में भी बात नहीं कर सकता था। वैसे भी उसे भूखे रहने की आदत थी। बचपन से वो दिन में सिर्फ 2 बार खाता था। उसने कई शामें तो बिना खाए भी गुजारी थी। पैसे आ जाने से अभिनव ने अपनी आदतें नहीं बदली थी। इधर चाहत भी बार बार उसे देख रही थी
और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड और तुम्हारा लंच दोनों खराब कर दिए। तुम चाहो तो हम कहीं और चलकर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। चाहत नीचे उतरी और उस होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिक्पाल का था। दिक्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसे माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिक्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधे टाइगर के पास थे, उतने ही दिक्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसकी दिक्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले? अभिनव के मन में जब ये सारे ख्याल चल रहे थे, तभी चाहत ने कहा। दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में यह शक की सुई क्यों घूम रही थी। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग से अपने साथ ले गया था, तब बाकी लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो उसके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन ये बात चाहत के गले नहीं उतर रही थी। उसने कहा, कमाल है, तुमसे तो मैं तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे बारे में मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जैसे ही टाइगर गायब हुआ, वैसे ही टाइगर का नाम भी गायब हो गया। ये सुनते ही अभिनव पलटकर उस आदमी को देखने लगा जो ये बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। बताओ ना अभिनव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चाहत ने पूछा। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर जिंदा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना जॉनी, इतनी मत पिया करो कि संभली ना जाए। कुछ भी बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मैच। मैं कह रहा हूँ, टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास सच में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।